आप बोर्ड में बहाली नहीं कर रहे हैं, प्रभार में काम चला रहे हैं ताकि पैसा नहीं खर्च करना पड़े, नए स्टाफ की बहाली नहीं कर रहे हैं ताकि रेलवे को पैसा नहीं खर्च करना पड़े। तो इसके अलावा आप 1.5 लाख से 2 लाख पद खत्म करते जा रहे हैं ताकि इस पर कभी भविष्य में भी खर्च नहीं करना पड़े। इससे युवा जो बेरोजगार हैं वो अगर काम नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? रेलवे नौकरी नहीं देगा तो कौन देगा? तो आप अपना घाटा मेंटेन करने के लिए लोगों की नौकरी छीन लेंगे, पद खत्म कर लेंगे, पैसा खर्च नहीं हो तो नई बहाली नहीं करेंगे, बोर्ड तक में आप मेंबर नहीं भरेंगे तो कैसे चलेगी गाड़ी रेलवे की? पूरा ऊपर से तो खाली है ही, और नीचे की जो स्थिति है, नीचे में जो बहाली होनी है, जो 3rd ग्रेड 4th ग्रेड की बहालियाँ होनी है, जो जिसमें सबसे ज़्यादा संख्या है, उन रिक्तियों पर बहाली भी एक तरह से नहीं हो पा रही है। दूसरे शब्दों में कहिए तो लग रहा है कि पद खत्म किए जा रहे हैं, क्योंकि ट्रैक जब सरकार का है या ट्रेनें सरकार की हैं, प्लेटफॉर्म हमारा है, स्टेशन हमारा है, पटरियां हमारी हैं, तो ऐसे सिचुएशन में हम रेलवे प्राइवेटाइज कैसे कर सकते हैं? नमस्ते, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं ट्रस्ट न्यूज। हमारे साथ हैं ट्रस्ट न्यूज के संपादक हेमंत कुमार। सर, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं इंडियन रेलवे की। जी हाँ, रेल मंत्री हमेशा सदन में आकर के यह कह देते हैं कि रेलवे के निजीकरण की अफवाह मत उड़ाइए। हम इसे प्राइवेट करने कतई नहीं जा रहे हैं, क्योंकि ट्रैक जब सरकार का है या ट्रेनें सरकार की हैं, प्लेटफॉर्म हमारा है, स्टेशन हमारा है, पटरियां हमारी हैं, तो ऐसे सिचुएशन में हम रेलवे प्राइवेटाइज कैसे कर सकते हैं? लेकिन जब आप गहराई में जाएंगे और रेलवे के अंदरूनी हालत को जानेंगे तो फिर आप या तो सिर पीट लेंगे या तो स्थिति इतनी भयावह है कि पता नहीं रेलवे का वाकई में क्या होने वाला है। इन्हीं मुद्दे पर चर्चा करेंगे। टॉप टू बॉटम स्थिति गड़बड़ है। सर, टॉप के बारे में क्या कहेंगे? टॉप के बारे में जानकारी तो ये है कि ऊपर जो रेलवे बोर्ड जो है उसके अध्यक्ष और एक मेंबर फिनांस को छोड़कर बाकी 2 पद खाली पड़े हुए हैं। उसके नीचे जब आप आएंगे तो मेंबर सेफ्टी का भी पद खाली पड़ा हुआ है जी। उसके बाद प्रोडक्शन में जो लोग हैं उनका पद खाली पड़ा हुआ है, वो जीएम रैंक के जीएम के कुल जो 27 पद हैं उसमें से 10 पद खाली हैं जी। और उसके नीचे डीआरएम का जो पद है उसमें से भी 20 डीआरएम जो है रिटायर कर चुके हैं, लेकिन वो काम कर रहे हैं। रिटायर होने के बावजूद एक तरह से उनको रीअपॉइंट किया गया हुआ है। तो कुल मिलाकर के स्थिति ये बन रही है कि रेलवे पूरा ऊपर से तो खाली है ही, और नीचे की जो स्थिति है, नीचे में जो बहाली होनी है, जो 3rd ग्रेड 4th ग्रेड की बहालियाँ होनी है, जो जिसमें सबसे ज़्यादा संख्या है, उन रिक्तियों पर बहाली भी एक तरह से नहीं हो पा रही है। दूसरे शब्दों में कहिए तो लग रहा है कि पद खत्म किए जा रहे हैं, जिसमें इसमें एक मुद्दा जोड़ सकते हैं कि अगर सुरक्षा की दृष्टि से भी देखा जाए, अगर आपके पास मैन पावर नहीं है तो अब चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं। आप तकनीक के बदौलत सारी चीज़ें तो ऑपरेट नहीं कर सकते। नहीं, एक कहावत है कि मैन बिहाइंड मशीन जी। दुनिया कहीं भी चली जाएगी लेकिन मशीन के पीछे तो आदमी की ज़रूरत पड़ती ही है, वो कम हो या अधिक हो। लेकिन आप सीधे आप रिजेक्ट कर देंगे, सीधे पूरा मैन पावर ख़त्म कर देंगे आगे की कोई प्लानिंग के बिना, तो निश्चित रूप से स्थितियाँ भयावह होंगी और हादसों की स्थिति बनी रहेगी, खासकर रेलवे को लेकर के। तो रेलवे में जो सीन अभी बन रहा है कि ऊपर में तमाम पद, ऐसा कभी नहीं हुआ था कि रेलवे में मेंबर के रेलवे बोर्ड में मेंबर्स के पद खाली हों, जीएम के पद खाली हों, डीआरएम के पद खाली हों। इस तरह इस रेशियो में नहीं, थोड़ा बहुत खाली होता था, लेकिन जिस रेशियो में खाली पड़ा हुआ है उससे ये लग रहा है कि सरकार चाह रही है कि धीरे धीरे रेलवे जो है वो डिफंक्ट हो जाए, क्योंकि रेलवे बोर्ड एक ऐसी संस्था है जो रेलवे को वो चलाने वाली संस्था है वो। तो आप जब वहाँ ही अगर आप लोगों की नियुक्ति नहीं करेंगे, आप पद खाली छोड़े रखेंगे, और ये इसलिए कहा जा रहा है कि इन नियुक्तियों के लिए एक प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस ही अभी तक नहीं शुरू हुआ है। ये इस मामले में एक जानकारी और मिली, एनडीटीवी पे हम लोग एक रिपोर्ट देख ही रहे थे सर इसी संदर्भ में। तो वहाँ जो संवाददाता हैं परिमल कुमार, उन्होंने भारतीय रेलवे के प्रवक्ता से बात करने की कोशिश की इस मामले पर, लेकिन बात करना सही फोन नहीं उठाए, बात ही नहीं की, कुछ भी प्रतिक्रिया देने से मना कर दिए। तो आप समझ लीजिए कि जो लोग नौकरियों के सवाल पर इस तरह कर रहे हैं, आप नौकरी देने की जब बात आती है तो तरह तरह की घोषणाएं होती है कि 2 करोड़ रोजगार देंगे,
ये इतनी नौकरियां देंगे। और रोज़गार और नौकरी का सवाल जो है उसका अलग डिफिनीसन हो जाता है कि हम रोज़गार जब कह रहे हैं तो उसका क्या मतलब हुआ, और नौकरी देने की बात जब कह रहे हैं तब क्या मतलब हुआ। तो मुझे लग रहा है कि इस देश में जो एक बाउंड्री जो बनाई जा रही है उसमें आप देखेंगे कि एक तरफ तो नौकरियां धीरे धीरे ख़त्म हो रही है, दूसरी तरफ आप ऐसे मुद्दों पर लोग आंदोलित हो रहे हैं कि जिन मुद्दों से ज़िंदगी चलने वाली नहीं है, चाहे वह मंदिर का मुद्दा हो, मस्जिद का मुद्दा हो, देश में यही हवा चलाई जा रही है। और निश्चित रूप से उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है देश का की ऊर्जा जो है नौजवानों की, वो उसी दिशा में लग रही है। मुझे लग रहा है कि सरकार भी चाह रही है कि लोग इसी काम में ज़्यादा लगे रहें, ताकि नौकरी का सवाल, शिक्षा का सवाल, स्वास्थ्य का सवाल, ये तमाम सवाल जो हैं वो धीरे धीरे गौन होते चले जाएं। जी, अभी जैसे कि हम लोग चर्चा कर रहे थे कि टॉप लेवल में अगर बात करें तो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन को अगर छोड़ दें तो बाकी कुछ बचा हुआ है नहीं वहाँ पे। मेंबर फिनांस जो है वो अगले महीने रिटायर होने वाले हैं, जून में रिटायर होने वाले हैं। तो जो बाकी का पद खाली है 2 पद, उसमें बहाली की प्रक्रिया भी शुरू नहीं हुई है, और एक आदमी और रिटायर हो जाएंगे तो बोर्ड तो सिर्फ एक अध्यक्ष के अधीन रह जाएगा, बाकी कोई वहाँ होगा नहीं। तो वह तो एक दिखावटी ही बोर्ड है, हो जाएगा तब। जी, एक चौंकाने वाले रिपोर्ट भी सामने आई है। अब जब बात कर लेते हैं वैसे, जिसमें करोड़ों लोग जुड़े होते हैं, युवा अभ्यर्थी जो रोज़ NTPC RRB रेलवे बोर्ड का एग्ज़ाम देते हैं, चाहे 3rd ग्रेड में हो, 4th ग्रेड में हो, ग्रुप C हो, हर तरह की बहाली प्रक्रिया में वो लोग कूद पड़ते हैं। करोड़ों उम्मीदवार सर हो जाते हैं। एक जानकारी आई है कि रेलवे ने ऐसे पदों में से एक झटके में बीते 6 साल में 71,000 पद खत्म किए और 72,000 के करीब में, और 81,000 पदों के लिए ख़त्म करने के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। क्योंकि परफॉर्मेंस स्टडी अभी चल रही है रेलवे की, जिसमें यह देखा जा रहा है कि किस पद की ज़रूरत है, किस पद की ज़रूरत नहीं है, और तकनीक का नाम देते हुए और प्लस इनकम्पिटेंट कहते हुए कई लोगों को तो हटाया भी जा रहा है, और तकनीक के हवाले से लगभग 1.5 लाख पद देखा जाए तो बीते 5-6 साल में ख़त्म किए जा रहे हैं। यह किस तरह की घंटी है? देखिए, ये मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ कि सरकार अपनी जिम्मेवारियों से भागना चाह रही है। आप देखेंगे कि स्वास्थ्य और शिक्षा का जो सेक्टर है, उस सेक्टर में भी आप सरकारी अस्पतालों में चले जाइए, ठीक है, वहाँ सरकारी अस्पतालों में क्या है, कंस्ट्रक्शन का काम तो ज़्यादा हो रहा है, लेकिन मैन पावर आप देखेंगे, नर्सेज नहीं है, पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है, डॉक्टर्स की कमी है, जिसकी वजह से सरकारी अस्पतालों में अब जब जाएंगे तो वहाँ आप एडमिट नहीं हो पाएंगे। और उसके बाद आपको जाना कहाँ है, प्राइवेट में जाना है जहाँ लूट मचा हुआ है, आपकी लंगोटी तक बिक जाएगी वहाँ पर। उसी तरह हम कह रहे हैं कि जब नौकरी का सवाल है तो नौकरी देने के बदले आप तमाम तरह के आप हसीन ख्वाब दिखाइए, लेकिन जब पद ही नहीं रहेगा, पद जो आपने गिनाया कि ये पद धीरे धीरे ख़त्म किए जा रहे हैं, तो आप आखिरकार मैन पावर को रिप्लेस किससे कर रहे हैं? जिस तकनीक की बात आप कह रहे हैं, तो लेकिन आप तो आप पिछले दरवाजे से वहाँ प्राइवेटाइज कर रहे हैं उसको। तो इसका असर ये होगा कि जो नौकरियाँ मिलने वाली हो लोगों को मिलेंगी नहीं, और नौकरी नहीं मिलेगी तो निश्चित रूप से आज की तारीख में जो रोज़गार का सवाल है वो सबसे बड़ा सवाल है। और देश में एक तरह से देश जो है में बेरोज़गारी लगातार बढ़ रही है, और आप दूसरी तरफ पदों को ख़त्म कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि आप किन चीज़ों को अपनी प्राथमिकता में आपने रखा हुआ है। क्या आपकी प्राथमिकता है? क्या लोगों को रोज़गार देना, लोगों को अच्छी शिक्षा देना, स्वास्थ्य की सुविधाएं देना, ये आपकी प्राथमिकता में है, या धीरे धीरे इन रोज़गार के अवसरों को ख़त्म कर देने का? सबसे बड़ा मुद्दा इसमें यह है कि मैं लगातार जब रिपोर्ट का मैं डेटा नोट कर रहा था सर, तो इसमें एक चीज़ मैंने देखा कि जानकार बताते हैं कि रेलवे में अमूमन 15 लाख स्वीकृत पद हैं, जिसमें से घटा करके उसे 12.5 लाख के आसपास कर दिया गया, और उसमें से भी अब 1.5 लाख और कम किए जा रहे हैं। तो लगभग 11 लाख के आसपास में लगता है कि पद यहाँ पे बच रहा है। 4-4.5 लाख जो पद हैं एक्स्ट्रा, उसको क्या किया गया है कि एक नया तरीका निकाला गया है। जैसे कि अभी मैं शुरुआत में ही मैंने कहा था कि अश्विनी वैष्णव यह कह रहे हैं कि हम रेलवे को प्राइवेटाइज नहीं कर रहे हैं, लेकिन 4.5 लाख ऐसे पद हैं जिसको ठेका के हवाले कर दिया गया है, कॉन्ट्रैक्ट पे वो काम चल रहा है। जिसमें से मैंने कुछ नोट किया, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन, ऑन बोर्ड सफाई करने वाले, मैकेनिकल, कोच अटेंडेंट का काम जो है ठेका पर दे दिया गया। हाँ, आप देख सकते हैं कि इस तरह की बहालियाँ जो होती थी ट्रेनों में, जो खुद रेलवे डायरेक्ट करती थी, यह काम ठेके पर दिया गया। तो इसे अघोषित आप प्राइवेटाइजेशन नहीं देख रहे हैं सर? बिल्कुल अघोषित प्राइवेटाइजेशन की ओर ही बढ़ा जा रहा है। आप इसको
दूसरे घुमा करके आप प्राइवेटाइज कर रहे हैं, सीधे आप नहीं कह रहे हैं। लेकिन जिन पर आप अस्थायी कर्मचारियों की बहाली कर सकते थे, उनको आप प्राइवेट सेक्टर को दे रहे हैं और ठेका पर दे रहे हैं। वो आउटसोर्स किया जा रहा है एक तरह से, कि आप किसी कंपनी को दे देते हैं, वो कंपनी अपना सफाई का काम करवाती है, मेंटेनेंस का काम करवाती है। तो ये तो एक तरह से दूसरे दरवाजे से प्राइवेटाइज करना ही हुआ जी। इसमें कई चीज़ें देखी गई हैं। आए दिन आप खबरें सुन रहे होंगे कि जो प्राइवेट जब हो गया, ठेके पर कोच अटेंडेंट की बहाली हो गई या टेक्नीशियन की बहाली हो गई, ये सभी ट्रेनों में गलत घटनाओं को भी अंजाम दे रहे हैं। शराब की तस्करी का मामला हो, छेड़छाड़ का मामला हो, ये लोग पकड़े गए। अगर ये उस वक्त सरकारी नौकरी में होते तो इनकी जवाबदेही बनती। अब तो ठेके पर आप किन कंपनियों को पकड़ेंगे, ये भाग गया, कूद के निकल गया, आपने कैसे किसको बहाल किया, तमाम तरीके के सवाल हैं। जो सिक्योरिटी की दृष्टि से देखा जाए, सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए, तो ये तो खतरे की घंटी है। बिल्कुल। जब आप इस तरह की चीज़ों में आप प्राइवेट सेक्टर को लगा रहे हैं, आउटसोर्स कर रहे हैं, तो अकाउंटेबिलिटी वहाँ अपने आप घट जाती है जी। जवाबदेही का जो मुद्दा है, वो जवाबदेही का मुद्दा वहाँ अपने आप ख़त्म हो जाता है और निश्चित रूप से उसका असर वहाँ पर कार्य क्षमता पर, वहाँ सुरक्षा के सवाल पर, सब पर ये पड़ता ही है। लाखों युवा सर फिर से आंदोलन करने के बाद पटना में उग्र आंदोलन देखा गया। ये आरआरबी, एनटीपीसी, सीबीटी 1 के बाद सीबीटी 2 के लिए जा रहे हैं। लाखों स्टूडेंट फिर से गए हैं। लेकिन इन लोगों के भविष्य को क्यों लगता है कि अधर्म में ही लटकाया जाएगा? जिस हिसाब से रेलवे ताबड़तोड़ फैसला लेता जा रहा है, ये मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों को टेंशन देने जैसी स्थिति है। नौकरी खत्म हो जाएगी तो ये लोग करेंगे क्या? क्या ये कॉन्ट्रैक्ट के हवाले हो जाएंगे? क्या इन लोगों को बाद में ठेके पर ही काम मिलने वाला है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप काम तो पहले दीजिए। आप ठेके पर भी कब काम मिलेगा, कैसे मिलेगा? आप अभी जो ठेका प्रथा है उसमें एक मिडिल मैन की भी भूमिका हो जाती है, जिसको कंपनी के नाम दिया गया है, आउटसोर्स कंपनी। तो आउटसोर्स कंपनी करती क्या है कि वह सरकार से एक मुश्त पैसा लेती है और उसके बाद वो लोगों को हायर करती है। तो सरकार से जो पैसा मिलता है और जो पर्सनल वहाँ नियुक्त किए जाते हैं उनको कितना पैसा मिलता है, मापदंड गड़बड़ हो जाता है। हाँ, दोनों में अंतर होता है। पता चलता है कि आपने सरकार से दूसरे क्या करार किया, और दूसरे कि आप जिन लोगों को आउटसोर्स करके ला रहे हैं उनको आप जब दे रहे हैं तो क्या उनको दे रहे हैं, दोनों में तो अंतर होता ही है। बिल्कुल। तो एक तरह से वहाँ भी एक तरह से काली कमाई का एक जरिया बन जाता है। पारदर्शिता सर खत्म हो जाती है। पारदर्शिता बिल्कुल खत्म हो जाती है वहाँ। जी। तो कुल मिलाकर रेलवे की जो मैं पूरी स्थिति को देख रहा था और सर से आप समझ रहे थे, तो इसमें एक डेटा और जो बच गया पॉइंट आपसे चर्चा कर लूँ। यह कहा जा रहा था कि रेलवे की इनकम जो है सर 65% माल ढुलाई से है। इसके अलावा यह कहा जा रहा है कि रेलवे अगर 1 रुपया कमाता है तो 37 पैसा अपने स्टाफ की सैलरी पे खर्च करता है, 16 पैसा पेंशन पे खर्च होता है और 17 पैसा ईंधन फ्यूल में खर्च हो जाता है और अन्य ज़रूरत के लिए 9 पैसा खर्च होता है। और टोटल यह कहा जा रहा है कि ऑपरेटिंग जो रेशियो है रेलवे का वो 110% है। मतलब यह होता है 100 रुपया कमाने के लिए भारतीय रेलवे अभी 110 रुपया खर्च कर रहा है। सर क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये स्थिति है। लेकिन जब आप खर्चों की कटौती की बात करते हैं तो उसको आपको रेशनलाइज करना पड़ेगा ना। रेशनलाइज नहीं करेंगे तो आप इसके बहाने आप प्राइवेटाइज करेंगे, आप नौकरियों के अवसर को ख़त्म करेंगे, तो इसका दोषी किसको माना जाएगा? आपके पास जो रेलवे कोच फैक्ट्री है, आपके पास जो रेल का पहिया कारखाना है, उन कारखानों को कैसे आप लाभकारी बनाएंगे, इस दिशा में कोई काम करने के बदले आप चाहेंगे कि आप नौकरियों के अवसर को ख़त्म किया जाए। तो एक वेलफेयर स्टेट की जो अवधारणा है, यानी कि वेलफेयर स्टेट जो अपने नागरिकों के स्वास्थ्य, सुरक्षा, रोजगार की गारंटी करता है, जिसकी जिम्मेवारी उठाता है, तो वेलफेयर स्टेट में आप घाटे के नाम पर सब कुछ बंद नहीं कर दे सकते हैं। घाटे को कैसे ठीक करना है, जैसे कि अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, अभी सरकार ने एक गाइडलाइन जारी किया है, कुछ पैरामीटर बनाए हैं कि क्या क्या किन किन चीज़ों को, पक्का मकान है, 4 पहिया वाहन है, 2 पहिया वाहन है, इनकम टैक्स भरते हैं तो आपको सरकारी राशन नहीं मिलेगा। अब ये आप गांव में जाकर देख लीजिए, चाहे सर्वे करके देख लीजिए कि बड़े पैमाने पर अयोग्य लोगों को राशन मिल रहा है। गरीब को तो मिल ही रहा है, जो नहीं पाने वाले लोग हैं उनको ही मिल रहा है। और ज़्यादातर राशन जो है, आप देखेंगे गांव में कि जो राशन की दुकान से उठता है और दूसरे दिन बनिया
गांव में घूम करके सारा राशन खरीद करके ले जाता है। तो आपको जो अनावश्यक खर्च है उसको रोकने के बदले में आप राजनीतिक कारणों से राजनीतिक लाभ लेने के लिए आप उन खर्चों पर तो रोक लगाते नहीं हैं। दूसरी तरफ आप नौकरियों के अवसर को यह कह करके कि वहाँ ज़्यादा खर्च करना पड़ रहा है, लाभ नहीं हो रहा है, घाटा उठाना पड़ रहा है, तो आप जहाँ लोगों को रोज़गार देने का सवाल है वहाँ घाटे के सवाल आप सामने खड़ा कर देते हैं। लेकिन आप ऐसे फिजूल खर्ची पर भी तो रोक लगाइए जहाँ आप आज राजनीतिक कारणों से आप फिजूल खर्ची कर रहे हैं। ये एक सरकार को पता है, पूरे समाज को पता है कि राशन के नाम पर बड़े पैमाने पर गोरख धंधा हो रहा है पूरे देश भर में। वह जो ज़रूरतमंदों को के अलावा बहुत सारे गैर ज़रूरतमंदों के बीच में जा रहा है, जो अगले दिन राशन की दुकान से उठ करके फिर बनिया की दुकान में वो चला जाता है, वापस फिर पैसे में बिकता है वो। तो ये आपको इस तरह की फिजूल खर्ची को तो बंद करना होगा। ऐसी तमाम तरह की फिजूल खर्चियों को आपको बंद करना पड़ेगा, नहीं तो आप लोगों के ऊपर महंगाई का बोझ डालते जाइए, नौकरियों के अवसर समाप्त करते जाइए और उसके बाद जो फिजूल खर्ची उसको आप ख़त्म नहीं कीजिए। तो फिजूल खर्ची जहाँ है जो बंद होनी चाहिए उसको तो बंद कीजिए। और कंपनसेट करने के लिए तो आपको कुछ जगह पर लोगों को रोज़गार देने के लिए और आपको कुछ घाटा भी उठाना पड़ेगा। एक वेलफेयर स्टेट जो है, जो इसको कहते हैं लोक कल्याणकारी राज्य, तो उसकी अपनी जिम्मेवारी तो होती है अपने नागरिकों के प्रति कि आप उनको रोज़गार देंगे, आप उनको स्वास्थ्य की सुविधा देंगे, आप उनको शिक्षा की सुविधा देंगे। तो ये सब देने के बदले में आप जो खर्च कर रहे हैं, अभी आप अगर देखेंगे तो आप अस्पताल और स्कूलों पर आप किन चीज़ों पर ज़्यादा खर्च कर रहे हैं? आप कंस्ट्रक्शन और परचेजिंग पर बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा है। तो और बाकी का मैन पावर को लेकर के क्वालिटी मैन पावर हो स्कूलों में, शिक्षक गुणवत्ता मैंने शिक्षक अच्छे शिक्षक हो, गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई हो, इन चीज़ों पर तो आप ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन आप दूसरी चीज़ों पर ज़्यादा, क्योंकि कंस्ट्रक्शन और परचेजिंग में माना जाता है, ये आरोप लगता है कि वो मुनाफे का काम है। जी जी बिल्कुल। तो वो जो आप काम कर रहे हैं उससे नागरिकों को तो बहुत लेना देना नहीं है। लेकिन जहाँ ज़रूरत है करने की, आप अस्पतालों में डॉक्टर नहीं हैं वहाँ आप नहीं करेंगे। आप वहाँ आप अस्पताल की बिल्डिंग खड़ी कर देंगे, उपकरण खरीद करके आ जाएगा, लेकिन उसको चलाने वाला आदमी नहीं है। तो जब आदमी की बहाली की बात होगी तो आप कहेंगे घाटा में है, बिल्कुल। और खरीदने की बात होगी तो उसमें घाटा आपको नज़र नहीं आएगा। तो रेलवे के लिए तो बहुत सारा चीज़, आप जर्मनी से कोच मंगा रहे हैं, फलाना चीज़ मंगा रहे हैं, लेकिन आप रेलवे को चलाने के लिए आदमी चाहिए, लोगों को रोज़गार देने का जो मौका है वो आप नहीं दे रहे हैं। आप अवसर ख़त्म कर रहे हैं, आप पद ख़त्म कर रहे हैं, बोर्ड तक खाली कर रहे हैं आप, धीरे धीरे बोर्ड खाली होता जा रहा है। तो ये ऐसा तो कभी हुआ नहीं है। मुझे लगता है कि देश के इतिहास में पहली बार हो रहा है जब रेलवे बोर्ड अगले महीने खाली हो जाएगा। एक अध्यक्ष रह जाएंगे, बाकी नीचे के तो लोग खाली है ही, और नीचे नौकरियां भी ख़त्म हो रही है। तो रेलवे में बोर्ड में सिर्फ अध्यक्ष रह जाएंगे, नतीजा क्या है, मंसूबा क्या है, ये भी आपने स्तर से समझ लिया कि 110 और 100 के रेशियो को मेंटेन करने के लिए आप बोर्ड में बहाली नहीं कर रहे हैं, प्रभार में काम चला रहे हैं ताकि पैसा नहीं खर्च करना पड़े, नए स्टाफ की बहाली नहीं कर रहे हैं ताकि रेलवे को पैसा नहीं खर्च करना पड़े, और नई बहालियों की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो इसके अलावा आप 1.5 लाख से 2 लाख पद खत्म करते जा रहे हैं ताकि इस पर कभी भविष्य में भी खर्च नहीं करना पड़े। तो ये कौन सा तरीका हो गया कि आप इस देश के जो 125 करोड़ 130-125 करोड़ हम लोग अपने आप को कहते हैं, इसमें से कई ऐसे युवा जो बेरोजगार हैं, वो अगर काम नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, रेलवे नौकरी नहीं देगा तो कौन देगा, तमाम तरीके के सवाल हैं। तो आप अपना घाटा मेंटेन करने के लिए लोगों की नौकरी छीन लेंगे, पद खत्म कर लेंगे, पैसा खर्च नहीं हो तो नई बहाली नहीं करेंगे, बोर्ड तक में आप मेंबर नहीं भरेंगे, तो कैसे चलेगी गाड़ी रेलवे की। तो ये सबसे बड़ी बात यही है कि अघोषित प्राइवेटाइजेशन भी कह सकते हैं और रेलवे की बर्बादी की ओर बढ़ता कदम भी कह सकते हैं। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।